हाय। हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई, राइट राइट फ्रॉम नेहरूवियन रिजीम टू करंट मोदी रिजीम। इसका पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे, उसका स्टडी करेंगे। एंड फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, तो नेहरूवियन इरा में वो फॉरेन पॉलिसी के गोल्स, उसका बेसिस, उसका पर्पस, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो उन्हीं के वर्ड से ये सुनते हैं पहले। India may be new to world politics, and her military strength insignificant in comparison with that of the giants of our epoch. But India is old in thought and experience, and has traveled through trackless centuries in the adventure of life. Throughout her long history, she has stood for peace, and every prayer that an Indian raises ends with an invocation to peace. It was out of this ancient and young India that Mahatma Gandhi arose, and he taught us a technique of action that was peaceful. Yet it was effective and yielded results that led us not only to freedom, but to friendship with those with whom we were till yesterday in conflict. This is the basis and the goal of our foreign policy. एब्सोल्युटली। तो एक न्यूली इस्टेब्लिश कंट्री है जिसके पास ना इंडस्ट्री है, ना अच्छी इकोनॉमी है, राइट, ना कुछ ज़्यादा फ्रेंड्स हमारे इंटरनेशनल इंटरनेशनल डोमेन में बने थे। तो ऐसे सब सिचुएशंस में कंट्री को आगे लेके जाना है। पूरे फ्रीडम मूवमेंट में एक अलग ही लोगों के एस्पिरेशंस जनरेट हुए थे, उनको फुलफिल करना है। और उस टाइम की अगर इलिटरेसी देखे, उस टाइम की मतलब ड्रॉट्स बार बार आ रहे थे, ऐसे सब सिचुएशंस में देश को आगे लेके जाना है। तो अम, अगर आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देखा होगा और उसको अच्छे से समझा होगा वो क्या कह रहे थे, तो एक तो ये था कि जो हार्ड अर्न्ड फ्रीडम है इतने स्ट्रगल के बाद जो हमें मिला था, उसको प्रिजर्व करके रखना है, उसको रिटेन करके रखना है, राइट। और दूसरी तरफ अब हमारे हमारे कुछ एस्पिरेशन है, उसको फुलफिल करने के लिए हमें ग्रोथ चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर चाहिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, उसके लिए इरिगेशन के लिए अलग अलग डैम्स बनाने हैं, इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करना है, राइट। तो इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करने के लिए सपोर्ट एड की ज़रूरत थी। तो बहुत सारे बोकारो, भिलाई, अलग अलग हमने जो प्लांट्स खड़े किए उसमें हमें फ्रांस की, यूके की और सबसे इम्पोर्टेंट तो यूएसएसआर की हेल्प लेनी पड़ी। तो जिनके साथ भी पहले हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो उनके साथ अभी दोस्ती के रिश्ते हमें आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जाके हमें हेल्प मिलेगी, असिस्टेंट मिलेगा। तो उस तरीके से फॉरेन पॉलिसी का पर्पस सेट किया गया था, राइट। और जब हम आगे बढ़ेंगे, अलग अलग इवेंट्स देखेंगे, अलग अलग ट्रीटीज एग्रीमेंट्स देखेंगे, तो फॉरेन पॉलिसी के किसी भी डिसीजन को अच्छे से डीकंस्ट्रक्ट करना है, उसको समझना है, तो 3 लेवल्स पे उसका एनालिसिस किया जा सकता है। एक तो ये है कि आप उस टाइम के स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को देखें, सिस्टमेटिक फैक्टर्स को देखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम नॉन अलाइंड मूवमेंट का डिसीजन ले ले, या नॉन अलाइंड रहना है, किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है, ये एक फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन था, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। यही फ्रेमवर्क रहा है हमारा, लगभग अब तक भी यही हम फॉलो करते आए हैं, भले उसका नाम एक्सप्लिसिटली ना ले। तो ये क्या था, अगर मतलब तो सिस्टमेटिक लेवल पे कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स देखना पड़ेगा। फिर 2 ब्लॉक्स, यूएसएसआर का एक ब्लॉक था, यूएसए का एक ब्लॉक था। अगर हम भाई कोई ब्लॉक ज्वाइन करते तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते, राइट। और उसके रिपरकशंस क्या होते, दोनों भी पॉजिटिव नेगेटिव। और इतने हार्ड एंड फ्रीडम हमें जो मिला है, भाई हमारे कोई किसी ब्लॉक में अगर हम ज्वाइन करते तो कोई और हमारी फॉरेन पॉलिसीज को डिक्टेट करता, तो फिर हमारा फ्रीडम का क्या। तो हम कैसे वे ऑफ लाइफ कंट्री की डिसाइड करें। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक लेवल पे देखना पड़ेगा। सेकंड होता है नेशनल लेवल पे। हमारी खुद की एक लिगेसी थी, जो फ्रीडम मूवमेंट में अलग अलग वैल्यूज हमने नर्चर किए थे। और फिर इंडिया एज अ दो न्यूली इस्टेब्लिश न्यूली बॉर्न कंट्री थी, लेकिन हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी थी, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद बुद्धा से लेके अशोका, अकबर से गांधी जी के पूरे स्ट्रगल और उनके वैल्यूज प्रिंसिपल्स तक, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप, लास्ट मैन जो है उसको अच्छे से हमें डिलीवर करना है, राइट। अलग अलग उसके एस्पिरेशंस को फुलफिल करना है, उसके फेस पे स्माइल चाहिए। तो इन सब सिचुएशंस में क्या हम ये अफोर्ड कर पाते मिलिट्री में ज़्यादा स्पेंडिंग करना, और उस टाइप से फिर हमारे पास रिसोर्सेस ही इतने कम थे। लगभग 1947 का अगर आप बजट देखोगे तो 171 करोड़ के आसपास हमारा रेवेन्यू था। हमने अराउंड
190 करोड़ के आसपास, 193 करोड़ के आसपास खर्चा था भाई। इतने पैसों में क्या करते हम? तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। और फिर थर्ड आता है आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी लेवल पे कैसे डिसीजंस को शेप किया जाता है। जैसे कि अब उस टाइम पे की आर्किटेक्ट थे नेहरू, तो फिर नेहरू जी की वैल्यूज, उनके प्रिंसिपल्स को देखना पड़ेगा, उनके ऊपर उनके जो नज़दीकी लोग थे वो कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ये सब देखना पड़ेगा, उनका अपब्रिंगिंग देखना पड़ेगा। तो इस टाइप से 3 लेवल्स पे, सिस्टमेटिक लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल पे क्या ड्राइवर्स थे, नेशनल लेवल पे क्या ड्राइवर्स थे, और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी लेवल पे क्या ड्राइवर्स थे। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार सुनते हैं वो क्या कहते थे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, और फिर हम 1 मिनट में आगे बढ़ेंगे। India may be new to world politics, and her military strength insignificant in comparison with that of the giants of our epoch. But India is old in thought and experience, and has traveled through trackless centuries in the adventure of life. Throughout her long history, she has stood for peace, and every prayer that an Indian raises ends with an invocation to peace. It was out of this ancient and young India that Mahatma Gandhi arose, and he taught us a technique of action that was peaceful. Yet it was effective and yielded results that led us not only to freedom, but to friendship with those with whom we were till yesterday in conflict. This is the basis and the goal of our foreign policy. राइट, तो लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट स्लाइड। आप तो ये फॉलो ही करते होंगे, राइट? कभी हम G7 के मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हमें वहाँ पे इनवाइट किया जाता है। तो कभी हम क्वाड्स के, तो हम मेंबर ही है, वहाँ के मीटिंग्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पे हम जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ होते हैं। और एक तरफ हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि ब्रिक्स हो या चाहे तो SCO हो, यहाँ पे भी हम होते हैं। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है? एक तरफ आप बिल्कुल ही दो एंटागोनिस्टिक ब्लॉक्स जिनको देखेंगे, एकदम डेवलप्ड वेस्टर्न वर्ल्ड के जो उन्होंने लीड किए हुए जो ब्लॉक्स है वहाँ पे भी हम जाते हैं, और एक तरफ हम यहाँ पे डेवलपिंग जो हम जिसका पार्ट है, जिस वर्ल्ड का, वो ब्लॉक्स में भी होते हैं। अब क्वाड जो है वो यूएसए ने इसलिए इस्टेब्लिश किया कि चाइना को काउंटर करना है, राइट? और चाइना ने अपने वर्ल्ड ऑर्डर के लिए SCO इस्टेब्लिश किया है, या ब्रिक्स जो हमारा है, तो हम इसमें भी होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये डायनामिज्म, ये फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आती है? इसके रूट्स भाई हमें कहीं तो फिर जाके नॉन अलाइंड मूवमेंट में मिलते हैं, राइट? नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था वो ऐसे नहीं था कि किसी भी ब्लॉक से दूर रहना है, वो ये था कि इक्वली सबके साथ फ्रेंड बन के रहना है, जो भी हमें एड असिस्टेंस चाहिए सबसे लेनी है, और इशू बेस्ड स्टैंड लेने हैं, हमारे खुद के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देख के स्टैंड्स लेने हैं, ऐसे ब्लाइंडली किसी ग्रुप को फॉलो नहीं करना है, राइट? किसी का पॉन नहीं बनना है इस गेम में। तो ये ओवरऑल लार्जर इसके एम्स थे, राइट? तो ये जो आज के डिसीजंस है ना, इसलिए ये अगर समझने होंगे तो अच्छे से नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी को समझना पड़ेगा, इसके रूट्स वहीं पे जाके मिलेंगे, राइट? ठीक है। तो पहला इम्पोर्टेंट एक ये थी कि 1947 में लगभग मार्च अप्रैल में हमें अब तक फ्रीडम नहीं मिला था, और हमने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, न्यू दिल्ली में पुराना किला में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्राई किया कि एक एशियन सॉलिडेरिटी को एक सॉर्ट ऑफ एसर्ट किया जाए, और पहले ही हमने एक सॉर्ट ऑफ इंडिया को एज अ लीडर पोज करने का यहाँ पे ट्राई किया था। इसके कन्वीनर नेहरू जी थे, उसको चेयर किया था सरोजिनी नायडू जी ने। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला इवेंट था जो अलग अलग एशियन कंट्रीज को हम एक साथ लेके आए थे, जब हमें फ्रीडम भी नहीं मिला था। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान का जो पूरा पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद फिर अलग अलग जूनागढ़, हैदराबाद और इन सब के इंटीग्रेशन के बाद कश्मीर का एक इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा इशू था, राइट? और फिर राजा हरि सिंह इन्होंने जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पहले साइन किया था, राइट? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मतलब उन्होंने लगभग 1 साल का समय मांगा था कि क्या पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, क्या एज इंडिया को ज्वाइन करना है, या उनको इंडिपेंडेंट रहना है। तो इस तरीके से उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था। इंडिया ने वो नहीं माना था, लेकिन पाकिस्तान के साथ उन्होंने किया था कि हम मतलब ऐसी मतलब रहेंगे, जो अभी वो उनका जो स्टेटस है वो इंडिया ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर सिचुएशंस बदलती गई, फिर हमें पता है कि अलग अलग तरीके से ट्राइब्स की हेल्प लेके पाकिस्तान ने वहाँ पे इंट्रूड किया, इन्वेजन किया। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो श्रीनगर के पास आ रहे थे, तो राजा हरि सिंह इन्होंने इंडिया की हेल्प मांगी, लेकिन
तब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं हुआ था, कश्मीर इंडिया की टेरिटरी नहीं थी लीगली फॉर्मली। तो इंडिया ने मना कर दिया, ठीक है हम ऐसे नहीं मतलब आपको हेल्प कर सकते हैं। फिर उसके बाद अ, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और फिर इंडिया ने अपने ट्रूप्स भेजे और फिर ये सब हुआ, राइट। तो इस टाइम पे एक्चुअली हो क्या रहा था, ठीक है, तो इसको अगर अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, यही देखते हैं कि वॉर के टाइम एक्चुअली क्या सिचुएशन October थी। 1947. Considerable parts of the Jammu and Kashmir state have been overrun by raiders from outside, well armed and well equipped, and they have sacked and looted the towns and villages हमारा अगर पूरा and put many कॉन्टेक्स्ट of the देखें, पूरा inhabitants to the sword. पार्टीशन हुआ था और जिस टाइम का Frightfulness suddenly हेट्रेड और फिर descended upon राइट्स this जो हो रहे lovely थे, and peaceful country. उसी सिचुएशंस में इंडिया को यूनाइटेड रखना, एक नॉन कम्युनल तरीके से आगे To be बढ़ना, fighting side by side with the people of Kashmir against fanatic hordes was a heartening experience which set aside for the moment the memories of communal strife and partition. I trust in this defense we shall give a demonstration to all India and to the world how we can function unitedly and in a non-communal way in Kashmir. In this way, this terrible crisis in Kashmir may well lead to a healing of the deep wounds which India has suffered in recent months. ठीक है। तो इस तरीके से पहला मतलब अगर आप यहाँ से जो स्टार्ट हुआ वो इवन अब तक जो भी अ, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर तक अगर हम आए तो अभी भी हमारी थोड़ी बहुत मतलब ये जो मतलब कॉजल रिलेशन रहा है कि एक इवेंट के बाद एक, फिर उसके रिलेशन में एक, फिर उसके रिलेशन में एक, ये अब तक चलता आया है, ठीक है। तो इसका पूरा रूट हमें पार्टीशन और उसके पहले की जो पूरी पॉलिटिक्स यहाँ पे रही उसमें जाना पड़ता है ये सब समझने के लिए। तो नेहरू जी के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि पाकिस्तान के साथ कैसे डील करें, क्योंकि पूरा जो एटमॉस्फेयर भी इतना मतलब हेट्रेड से भरा हुआ और इमोशनली चार्ज्ड एनवायरनमेंट में जो पार्टीशन हुआ था और उसमें हजारों लोग मारे गए थे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे आगे इस्टेब्लिश की जाए, क्योंकि उनका जो पूरा अप्रोच ये था कि एक कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन ज्योग्राफी है, एक कॉमन सिविलाइजेशन है और प्रॉब्लम्स भी कॉमन है, पॉवर्टी और पूरा सब ड्रॉट्स ये सब होना, और मतलब इन सब सिचुएशंस में एक कॉमन पाथवे होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे सिचुएशंस में बहुत सारी स्टेप्स भी ऐसे लिए गए। अगर आप मतलब बाद में नून पैक्ट हो, लियाकत जी के साथ जो पैक्ट हुआ, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी हुई, अलग अलग तरीके से अगर देखे तो तो भी थोड़े बहुत रिलेशंस बाद में नॉर्मलाइज करने की कोशिश ज़रूर हुई थी। लेकिन फिर बाद में 1965 वॉर और उसके बाद फिर से 1971 वॉर और फिर कारगिल वॉर, ये सब मतलब चलता ही आया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसको थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि बहुत सारे रूट्स जो है ना यहाँ से बने हैं, मतलब कश्मीर इशू का फिर बाद में यूएन में जाना। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म यहाँ भी होता है कि इसको इंटरनेशनलाइज किया गया, लेकिन इंडिया ही अगर आप मतलब इस बुक में इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा, इनमें एक पूरा चैप्टर है कि नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। इसमें अगर एक आर्गुमेंट देखोगे कि ठीक है भाई, हम अगर भारत नहीं जाता तो पाकिस्तान चला जाता ना, मतलब यूएन में, तो उनको थोड़ी ना रोक के रखा था किसी ने। तो ऐसे भी उस सिचुएशन को मतलब इंटरनेशनलाइज होना ही था और बाद में फिर यूएन उसके ऊपर सीज फायर का ऑर्डर करता ही करता और सीज फायर होनी ही थी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में वो एक हमारा पहला इंटरनेशनल लेसन हमें मिला था कि कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट में डिसीजंस कैसे होते हैं, क्योंकि हमेशा से ब्रिटेन हेट करता ही आया है कांग्रेस या उस टाइम के जो लीडर्स थे, या क्योंकि यार इंडिया सबसे बड़ी कॉलोनी थी जहाँ से उनको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते थे। वो इतना मतलब थोड़ी ना हैप्पीली हमें बाद में कोऑपरेट करते। तो उनको तो चाहिए था कि हम किसी ना किसी सिचुएशंस में इन्वॉल्व हो या हमें मतलब किसी तरीके से ट्रैप किया जाए, ठीक है। और मतलब उस टाइम पे कोल्ड वॉर का जो भी स्टार्टिंग हुआ था और मतलब उनको भी सॉर्ट ऑफ मतलब पहले से अगर देखें तो मुस्लिम लीग को उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया हुआ था। एक सॉर्ट ऑफ हमेशा मुस्लिम लीग ने कभी भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसे कोई स्टैंड्स नहीं लिए थे,
ठीक है, तो उसके बाद भी वो थोड़ा बहुत यूएस या उन वेस्टर्न कंट्रीज का टिल तो पाकिस्तान की तरफ था ही था। और ऐसे सिचुएशंस में ये सब डिसीजंस हुए। ठीक है, तो क्योंकि उनको एज अ यूएसएसआर को यहाँ पे कंटेन करने के लिए वो एक सॉर्ट ऑफ टेरिटरी को देख रहे थे, जो मतलब बाद में फिर पाकिस्तान ने वो किया भी। वो सीएटो सेंटो अलग अलग पैक्ट्स का पार्ट बना, और बाद में फिर यूएस का बहुत क्लोज अलाई भी बना। ठीक है, तो उसका रूट कहीं पे हमें इस सिचुएशंस में, ऐसे इवेंट्स में छिपा हुआ मिलता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि 1949 में लंदन डिक्लेरेशन हुआ, जहाँ पे 1949 में नेहरू और अलग 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 प्राइम मिनिस्टर्स, इन्होंने कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है कि बहुत सारा यहाँ पे हंगामा भी हुआ था कि हम कॉमनवेल्थ का मेंबर क्यों बन रहे हैं। एक तरफ हम खुद को सॉवरेन रिपब्लिक बोल रहे हैं और हम दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ का मेंबर बन रहे हैं। तो नेहरू जी ने ये भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया था कि दो हम कॉमनवेल्थ का मेंबर बन रहे हैं, लेकिन वी विल बी रिमेन अ रिपब्लिक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री। एंड जो भी कॉमनवेल्थ की हेड होगी, जो भी यूके की क्वीन या किंग होंगे, वो हेड ऑफ स्टेट नहीं होंगे हमारे लिए, इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये डिसीजन क्यों लिए गए? अगर उनके स्पीचेस को उस टाइम के पढ़ा जाए, जो मैंने पढ़ा था इस वीडियो के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो हम तब किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं थे। हमारे पास हमें हमें पता ही नहीं था कि कौन हमारे फ्रेंड्स होने वाले हैं, कौन हमारे एनिमीज होने वाले हैं, कौन मतलब कैसे आगे रहने वाला है फ्यूचर, राइट? तो ऐसे सिचुएशंस में हम यार ढूंढ रहे थे कि कोई ग्रुप का हम पार्ट बने, जहाँ पे हमारे चार दोस्त हो पाए, या मतलब हम कुछ प्रॉब्लम्स हमारे शेयर हो पाए, हमें कहीं से हेल्प मिले। ठीक है, तो इसीलिए एक तब यूके वॉज अ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, राइट? तो ऐसे सिचुएशंस में वो एक प्लेटफॉर्म बना रहा कि जहाँ पे हम अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सके, हम हेल्प ले सके, एक दूसरे का असिस्टेंट ले सके, टेक्नोलॉजी में हो, फूड में हो। ड्रॉट्स के बहुत सारे मतलब ड्रॉट प्रोन थे हमारे कंट्री तब, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। ठीक है, इरिगेशन के बहुत सारे एट भाखड़ा वगैरह ये सब डैम्स नहीं बने थे तब तक। तो ऐसे सिचुएशंस में ये बहुत ही ज़रूरी था कि वो एक रिलेशन बना रहे। ठीक है, जहाँ से हमें थोड़ी बहुत हेल्प मिलती रहे। और उसका पार्ट बनना मतलब हमारी खुद की सॉवरेनिटी या रिपब्लिकन स्टेटस लूज करना, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में ये डिसीजन लिया गया। ठीक है, ये इसका जस्टिफिकेशन हमें नेहरू जी ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये जब प्रपोज किया था बाद में, इसकी इसकी परमिशन लेने के लिए, उसमें हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेहरू लियाकत पैक्ट बना 1950 में। तो इसके पीछे क्या रीजंस थे कि एक तो पार्टीशन हुआ था और बहुत सारे लोग इधर से उधर, उनकी प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों की चली गई थी। वुमेन का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, रेप्स हुए थे, या जो भी उनका मतलब उनके साथ वायलेंस हुआ था, राइट? और कम्युनल क्लैशेस तो थे ही थे। और जो माइनॉरिटीज़ दोनों कंट्रीज में थी, उनको भी इनसिक्योर लगना, ये तो मतलब उस एरिया में पॉसिबल क्या, मतलब लगभग लग ही रहा था। तो ऐसे सिचुएशंस में माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करना, रेफ्यूजीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो इस चीज़ों के लिए हमने ये नेहरू लियाकत पैक्ट उस टाइम पे किया हुआ था। ठीक है, तो नेहरू लियाकत पैक्ट को अगर हम और अच्छे से देखें तो उसमें अलग अलग प्रोविजंस थे, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी राइट्स। बोथ नेशंस pledged to ensure complete equality of citizenship for minorities regardless of religion, and including right to life, culture, property, and personal honor. Then the freedom of expression, it guaranteed fundamental rights such as freedom of movement, occupation, speech and worship. रेफ्यूजीज के अलग अलग राइट्स, उनको रिटर्न कर देना अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए, और ये सब। और एक दूसरे की जो भी एब्डक्टेड वुमेन होंगी, लूटेड प्रॉपर्टी होंगी, उसको रिटर्न करना। ये सब प्रोविजंस हमें इस पैक्ट में मिलते हैं, और इस पैक्ट के तहत ही दोनों ही देशों में माइनॉरिटी कमीशंस भी इस टाइम पे इस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, उसके बाद कोरियन वॉर का मीडिएशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है। तो आपको पता ही है 38 पैरेलल लाइन जो बिल्कुल साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करती है। तो उस टाइम पे ये था कि नॉर्थ कोरिया को लगभग यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस होकर कम्युनिस्ट रिजीम वहाँ पे थी नॉर्थ कोरिया में, और साउथ कोरिया में यूएसए मतलब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, या जो फर्स्ट वर्ल्ड जिनको हम बोलते हैं, उनसे प्रेरित एक रिजीम थी। तो वो मतलब क्लैशेस चल ही रहे थे।
और ऐसे सिचुएशंस में पहले तो नॉर्थ कोरिया ने थोड़ा बहुत इन्वेड किया साउथ कोरिया में, फिर साउथ कोरिया में तब यूएसए के फोर्सेस थे, मैकआर्थर तब शायद उनको लीड कर रहे थे, तो उन्होंने फिर से उनको ढकेल दिया आगे, और ढकेलते ढकेलते वो मतलब लगभग येलो रिवर है वहाँ पे चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे, वहां तक वो चले गए, फिर थोड़ा बहुत वो चाइना में भी उस टाइम पे थोड़ा इंट्रूजन करने लगे, तो फिर चाइनीज फोर्सेस तब आई और उन्होंने फिर से मतलब यूएसए को फोर्सेस को पीछे ढकेल दिया। ये सब मतलब चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में यूएसए के फोर्सेस, तो ये सब ट्राइपैट्राइट स्ट्रगल बना हुआ था, और ऐसे सिचुएशंस में इंडिया को चूज किया गया यूएन के पीस कमीशन को हेड करने के लिए, या इस रिपेट्रिएशन कमीशन को हेड करने के लिए तब। तो ऐसे सिचुएशंस में केपीएस मेनन एंड बी एन राव, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एज अ ब्रिज बिल्डर इंडिया ने एज ए न्यूट्रल मीडिएटर इसमें काम किया। दो हमने जो भी प्रपोज किया था प्लान, उसको उन्होंने स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं किया, तब यूएन में यूएसए ने उसको वेटो कर दिया, राइट। तो बाद में फिर आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट हुआ और 1953 में इस वॉर को मतलब लगभग ये रिजॉल्व हुआ इशू, हम फिर से वो उसी लाइन पे आ गया, 30th पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे इंडिया का रोल डोमिनेंटली हमें दिखता है, एज ए मीडिएटर इंडिया को देखा जा रहा था, क्योंकि इंडिया वाज द सॉर्ट ऑफ सोल कंट्री इन दिस, कि इसमें जो दोनों भी तरफ के लोग ट्रस्ट कर सकते थे हमारे ऊपर, ठीक है। तो बाद में इस इवेंट से ही हमें ये भी देखने को मिला कि इसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हमने नॉर्थ कोरिया को सॉर्ट ऑफ दोषी माना, या मतलब उस उन्होंने पहले इनिशियली इन्वेजन किया था, राइट। तो इस ये जो रिजोल्यूशन था उसके हमने फेवर में सपोर्ट किया यूएन में उसको, तो थोड़ा बहुत हमसे गुस्सा हो गए, राइट। नॉर्थ कोरिया में जो भी चाइना हो या नॉर्थ कोरिया हो, यूएसएसआर हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर जब यूएस ने ऐसा प्रपोजल किया कि मतलब चाइना ने एग्रेशन किया है, तो उसको हमने उस एब्सटेन किया क्योंकि चाइना ने वैसे देखा जाए तो उस टाइम पे एग्रेशन नहीं किया था, क्योंकि मैकआर्थर के अंडर यूएसए के फोर्सेस चाइनीज बॉर्डर तक चले गए थे। तो ऐसे सिचुएशंस में फिर बाद में जब हमने उस चीज से एब्सटेन किया, तो मतलब हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ गया यूएसएसआर का, चाइना का। तो ऐसे सिचुएशंस में ही इसी इवेंट के बाद हमारे और यूएसएसआर के रिलेशंस क्लोज बनते गए, ठीक है। तो इस इवेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके बाद पूरा कोरियर वॉर मीडिएशन में भी हमारा रोल रहा, वहाँ की पीस में या वहाँ की मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल हेल्थ में भी हमने बहुत बड़ा रोल हमें दिखता है, ठीक है। उसके बाद पंचशील एग्रीमेंट्स जो भी हमारे 1954 में नेहरू एंड चाइनीज के, जो चाइना के प्रीमियर थे जो इनलॉय, ठीक है। तो इनके बीच में हमने तिब्बत को एज ए चाइना का पार्ट एक्सेप्ट किया यहाँ पे। तो इसका एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि उसके एज रिसिप्रोकेट करने के लिए हमने कुछ चाइना से कुछ ज्यादा हम नहीं मांग पाए, या कुछ भी नहीं मांगा उस टाइम पे। एक्चुअली चाइना का तिब्बत हिस्से को जब हम बोल रहे थे कि हाँ ये चाइना का पार्ट है, तो हमारे पास ये भी मौका था कि जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज थे चाइना के साथ हमारे बॉर्डर में, उसको सेटल किया जाए उस टाइम पे, ठीक है। तो ये एक बड़ा इसमें कमी रही है। लेकिन जो पंचशील एग्रीमेंट्स जो भी हमारे थे, ठीक है, उसको मतलब बाद में बहुत सारे नेशंस ने एक्सेप्ट किया, लगभग नाम में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, बाद में चाइना के भी अलग अलग देशों के साथ अलग अलग एग्रीमेंट्स में भी इनको देखने को मिलता है, राइट। तो ये जो पंचशील प्रिंसिपल्स थे, इसमें मतलब म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस हो, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, किसी के डोमेस्टिक इश्यूज में दखलंदाजी नहीं देना है, ठीक है, इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स वर्किंग रिलेशनशिप हो, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे की तरफ कोई एग्रेशन नहीं दिखाना है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है बांडुंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस ही हमें मतलब एक सॉर्ट ऑफ उसको नाम इस्टेब्लिश तो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में हुआ 1961 में, लेकिन एक इनफॉर्मली उसका रूट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बांडुंग कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस थी क्या, ठीक है, तो उसको अच्छे से अगर हम देखें तो नेहरू जी की थोड़ा सुनते हैं। Bandung proclaimed the political emergence in political affairs of over half the world's population. Peaceful coexistence and non-alignment So उसको does clearly not बोल mean रहे हैं कि वो कोई passivity of negative mind or तरीके से action, नहीं देख रहे lack non-alignment। of faith
or conviction, it does ये not कोई mean पैसिविटी submission नहीं to है, what we राइट? consider evil. It is a positive and dynamic approach to such problems that confront us. We believe that each country has not only the right to freedom, but also to decide its own policy and way of life. तो इसको हम अगर देखें, इसको अगर हम डिकोड करें, तो क्लियरली ऐसे वो बोल रहे हैं कि हाफ ऑफ पॉपुलेशन लगभग यहाँ पे था, राइट? मतलब वर्ल्ड का, और वो जो नहीं चाहता था कि किसी भी एक ब्लॉक का हम पार्ट बने, वो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहता था, राइट? और वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और किसी भी कंट्री के साथ नॉन अलाइनमेंट, मतलब किसी भी ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उन दोनों ब्लॉक्स की जो भी आइडियोलॉजी है उसको हम फॉलो करें, राइट? हमारा कुछ अलग विजन हो सकता है, एक अलग मतलब एम हो सकते हैं, बेसिस हो सकता है हमारे फॉरेन पॉलिसी का, क्योंकि यार बहुत ही हार्ड अर्न फ्रीडम था, राइट? इतना 150-200 साल का स्ट्रगल था, और ऐसे कंडीशंस में फिर से किसी ब्लॉक का पार्ट हो जाना, और वो जो कोई लीडर हो उस ब्लॉक का, वो डिक्टेट करे हमारी फॉरेन पॉलिसी, भाई इसके साथ दोस्ती बनाओ, इसके साथ नहीं बनाओ, इससे ये लो, उससे ये ना लो। तो वो मतलब यार, इतने स्ट्रगल के बाद, इतने लोगों की जान जाने के बाद, या इतना बड़ा नॉन वायलेंट गांधी जी ने जो भी फ्रीडम मूवमेंट हमारी लीड की, इतना सब स्ट्रगल के बाद हमें फ्रीडम मिला है, और फिर से हम किसी का अगर सुन के फॉरेन पॉलिसी खुद की डिसाइड करने लगे, तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। और मतलब वो हमारे जो भी फ्रीडम मूवमेंट से हमने वैल्यूज डिराइव की थी, जो भी हमारे कुछ एक इमेज बनी थी, उसके साथ धोखा होता। ठीक है, तो जो भी खुद की पॉलिसी खुद डिसाइड करना, खुद की वे ऑफ लाइफ खुद डिसाइड करना, ये हर एक कंट्री के पास एक ये होना ही चाहिए, ये राइट। और इसको आगे लेके जाने वाली बॉर्डम कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज़्यादा इसका रोल स्टार्टिंग में बांडुंग कॉन्फ्रेंस का रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस कॉन्फ्रेंस को ऐसे भी देख सकते हैं कि इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम रीजनल टू ग्लोबल डिप्लोमेटिक एक्टर। पहले मतलब हमने एशियन कॉन्फ्रेंस तो की थी, लेकिन इसको थोड़ा हम एशिया अफ्रीका दोनों या ग्लोबल साउथ की तरफ से ऐसे इस सॉर्ट ऑफ इस कॉन्फ्रेंस को हम देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये रहा है सुएज क्राइसिस का। तो ये तो पहले से ही इस्टेब्लिश्ड और अलग अलग एग्रीमेंट्स में माना गया था कि सुएज कैनाल जो है वो इजिप्ट का पार्ट है। और तब इजिप्ट भी बहुत बड़ा, इजिप्ट के जो भी नासिर थे वो भी हमारे साथ पूरे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, बांडुंग कॉन्फ्रेंस में, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में, ये तो थे ही थे। तो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस तो अब तो होनी थी, लेकिन मतलब पहले से ही नेहरू जी के क्लोज भी थे, और मतलब ये पूरा डीकोलोनियल सब कंट्रीज जो थी, जो स्ट्रगल कर रही थी, उसका पार्ट थे ग्लोबल साउथ का। तो ये जो सुएज कैनाल था उसके ऊपर तब फ्रांस और यूके सॉर्ट ऑफ डोमिनेट करता था, राइट, यहाँ के ट्रेड पे। और तब जो नाइल रिवर है उसके ऊपर एक डैम बनना था, शायद आसवान डैम, और उसको फाइनेंशियली एड करने का प्रॉमिस किया था इन कंट्रीज ने, लेकिन उन्होंने एंड मोमेंट पे बैकअप कर दिया था, यूएसए, यूके, फ्रांस, इन सब कंट्रीज ने। तो फिर फंड कहाँ से जुटा है, राइट? तो फिर इजिप्ट ने वहाँ पे डिसीजन लिया कि हम सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर देंगे। अब सुएज कैनाल को नेशनलाइज करना है, तो फिर ये तो मतलब उनके लिए खतरे की घंटा बनी, राइट? जो भी यूके तब या फ्रांस, ये लोग जो उसको कंट्रोल करते थे, क्योंकि उनका मेजर ट्रेड यहीं से जाता था, इंडिया का भी ट्रेड मोस्टली वहीं से आता था, राइट? लेकिन तो भी इंडिया ने सपोर्ट किया इजिप्ट को, क्योंकि हम मतलब ये तो इजिप्ट का ही पार्ट था, और ऐसे वो कॉलोनियल माइंड सेट के साथ वो पूरा कंट्रोल करना चाहते थे, राइट? तो ये सब डायरेक्टली हमने चैलेंज किया ब्रिटिश एंड फ्रेंच इंटरेस्ट को। और मतलब उसके बाद यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भी हमने पार्टिसिपेट किया, इंडिया एज अ कंट्री। और उसके बाद फिर ये सब डिप्लॉयमेंट के बाद जो भी इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट थे, इनको इनको चोट पहुंची, और बाद में फिर वो पूरा इजिप्ट के कंट्रोल में ये सुएज कैनाल बाद में आ गया, राइट? तो ये एक बड़ा इवेंट रहा है उस टाइम पे इस पूरे क्राइसिस में। ठीक है, उसके बाद हंगेरियन क्राइसिस
ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसको मतलब वेस्ट ने हमें क्रिटिसाइज किया कि हम हमारे डबल स्टैंडर्ड्स है। और इसमें हुआ ये था कि हंगरी, पोलैंड, इन कंट्रीज में यूएसएसआर से इंस्पायर्ड जो भी रिजीम्स थी, जो उनके इन्फ्लुएंस के अंडर, कम्युनिस्ट ब्लॉक के अंडर जो भी रिजीम्स थी, ये थी हंगरी, पोलैंड, ऐसे कंट्रीज में। और तब वहाँ के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, राइट। एज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट वो स्टार्ट हुआ हंगरी में, राइट। बुडापेस्ट उनकी कैपिटल है, राइट। उसके बाद ये सब प्रोटेस्ट चलता रहा, और उसके बाद फिर ये तब आप देखोगे स्टालिन का ये लगभग स्टैचू वगैरह होगा वहाँ पे कुछ, उसको लोगों ने कैसे किया है। और बाद में फिर यूएसएसआर ने अपने फोर्सेस का यूज़ करके इस प्रोटेस्ट को पूरा कुचल डाला, राइट। तो इसको इंडिया ने इस वॉयलेंस का क्रिटिसिज्म किया था, लेकिन यूएसएसआर को कहीं पे नेम नहीं किया, कि मतलब यूएसएसआर का नाम लेके हमने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। हमारी तब ऐसा ऐसा स्टैंड था कि अगर हम डिलिबरेटली नाम वगैरह लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिजिड इशू हो जाएगा, फिर बाद में कुछ डिलिब्रेशन का ये नहीं रहेगा, स्कोप नहीं रहेगा वगैरह वगैरह। और बाद में इस इवेंट के बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि कश्मीर से रिलेटेड जो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी इश्यूज आते थे, तो हमेशा यूएसएसआर ने हमारे सपोर्ट में वहाँ पे वेटोज किए हैं। जब भी यूएसए या कोई पाकिस्तान की तरफ बिहाफ यूएसए या कभी चाइना, इन सब लोगों ने जब भी कोई वहाँ पे प्रपोजल्स लेके आए, तो वहाँ से लेके आज तक हमें देखने को मिलता है कि यूएसएसआर हमेशा हमारे लिए वहाँ पे वेटो करता आया है। ठीक है, तो इसका रूट हमें इस क्राइसिस में भी देखने को मिलता है। तो ये हंगेरियन क्राइसिस भी एक बड़ा इशू था, राइट। तो उसके बाद नेहरू नून पैक्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैक्ट है। आप सबने बेरोबारी केस यूनियन नाम सुना ही होगा, जिसमें पहली बार कहा गया था कि प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह। बाद में उसको टर्न कर दिया, राइट, केशवानंद भारती केस में। और उसके बाद भी हमें देखने को मिलता है कि उसको फिर माना गया एलआईसी इंडिया केस में कि हाँ, प्रेम्बल हमारी पार्ट है। लेकिन सबसे पहले डिसीजन इसी में आया था कि ये बेरोबारी करके एक पार्ट था, जो पहले का जो मतलब अभी अभी जो बांग्लादेश कंट्री है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, राइट। और वहाँ पे दोनों भी कंट्रीज इसके ऊपर क्लेम कर रही थी, तो दोनों ने डिसाइड किया कि इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आधा इसमें, आधा तुम्हारी तरफ, आधा हमारी तरफ। तो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऐसे डिसीजन लिया कि ऐसे टेरिटोरियल इंटरनेशनल लेवल पे एक्सचेंजेस एग्जीक्यूटिव मतलब जस्ट मिनिस्टर्स के कहने पे नहीं हो सकते हैं, उसको पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। मतलब जब पार्लियामेंट कहेगी तब वो लॉ जैसा इनैक्ट करना पड़ेगा, राइट। फिर उसमें 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनी, उसके बाद वो हुआ। तो ये नेहरू नून पैक्ट 1958 भी एक इम्पोर्टेंट पैक्ट रहा है, राइट। इसके बाद 1959 मतलब तब वहाँ पे एक तिब्बत में एक सॉर्ट ऑफ उन्होंने एक रिवोल्ट ट्राई किया था, लेकिन उसको फिर चाइना ने पूरा सप्रेस कर दिया। और उसके बाद वहाँ से रेफ्यूजीज, दलाई लामा, ये सब यहाँ पे आए इंडिया में। ये भी एक बड़ा इशू रहा है आज तक इंडिया चाइना रिलेशंस में, राइट। अभी दलाई लामा का नेक्स्ट ईयर कौन होगा, उसके ऊपर इश्यूज चल रहे हैं। तो इन सब में भी चाइना का रोल और ये सब अभी भी बड़ा इशू बना हुआ है, ठीक है। तो हमने एज अ दलाई लामा को 2 असाइलम दिया है, लेकिन उनको कभी भी ये अलाउ नहीं किया कि आप भाई एग्जाइल गवर्नमेंट अपने यहाँ पे इस्टेब्लिश करो, या कोई भी पॉलिटिकल एक्शंस में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो भी रेफ्यूजीज सारे यहाँ पे आए थे इंडिया में, ठीक है, क्योंकि हमें बैलेंस करना था चाइना के साथ। उसके बाद 1959 में यूएस के तब प्रेसिडेंट ड्वाइट आइसेनहोवर, ये भी पहली बार कोई यूएस का प्रेसिडेंट इंडिया के सॉइल पे आया था, राइट। तो उनका मतलब मकसद ये था कि भाई पीस डेमोक्रेसी का संदेश दे के वो पूरा पूरा वर्ल्ड ओवर वो टूर्स कर रहे थे, अलग अलग कंट्रीज को विजिट कर रहे थे। तो ऐसे में ये भी एक विजिट इम्पोर्टेंट थी। यहाँ से कुछ कुछ रिलेशंस बनना स्टार्ट हुआ, जो 1962 के वॉर में चाइना के साथ हमें थोड़े बहुत जो यूएस से हेल्प मिली थी, उसमें भी मतलब इस इवेंट में से भी हम देख सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट था इंडस वाटर ट्रीटी, राइट। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो अभी सस्पेंड हुई, ये सब पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद, क्योंकि हमने क्लियरली ये कहा कि ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, राइट। तो इंडस वाटर ट्रीटी लगभग पाकिस्तान के साथ इतने वॉर्स हुए, उसके बाद 1965 का वॉर हुआ, 70 का हुआ, 99 का हुआ, तो भी ये चलती आ रही थी। वर्ल्ड बैंक ने उसको ब्रोकर एज अ ब्रोकर या एज ए मीडिएटर काम किया था, राइट। तो लगभग जो 6 रिवर्स है, राइट, उसमें से इस साइड की जो 3 है, सतलज, रावी, बियास, उसका पानी
इंडिया यूज कर सकता है जितना वो चाहे और ये सब। और जो इंडस, चिनाब और झेलम, ये 3 रिवर्स है, उसका बस एज ए ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मोस्टली पाकिस्तान को वो पानी मिलेगा इस तरफ से। ये 6 रिवर्स का उन्होंने 3-3 ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया हुआ था, राइट। तो इसको अच्छे से अगर हम देखें तो ये जो सतलज, बियास और ये जो रावी, ये सो 3 रिवर्स है यहाँ पे। इनका पानी, राइट, इंडिया को मिलेगा। और मतलब ये जो 3 है वहाँ पे, इंडस, झेलम और चिनाब, ये 3 रिवर्स का पानी पूरा पाकिस्तान की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ से अलग अलग डिस्प्यूट्स होते आए हैं। हमने ऊपर जो भी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक के लिए कुछ किया है वहाँ पे कुछ, तो हमेशा पाकिस्तान इसका अपोज करता आया है वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान के क्या क्या ऑब्जेक्शन है? एक तो सलाम डैम प्रोजेक्ट जो चिनाब रिवर पे ऊपर रियासी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में, राइट। है बागलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो रहा है दोडा डिस्ट्रिक्ट में चिनाब रिवर के ऊपर। पकल डोल प्रोजेक्ट है, राइट। है लोअर कलनाल प्रोजेक्ट है, किरू प्रोजेक्ट है। इन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान उसको अपोज करता है। उनको लगता है कि हम इंडिया ये पानी डाइवर्ट कर रहा है वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन हमारी भी कुछ नीड्स है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज से अलग सिचुएशंस चेंज होते जा रहे हैं, राइट। तो किशनगंगा प्रोजेक्ट जो हमने अभी स्टार्ट किया, तो इन सब सिचुएशंस में नीड है इसको रिविजिट करें फिर से। क्योंकि तब का पॉपुलेशन अब का पॉपुलेशन बहुत डिफरेंस है। तब तो क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इशू नहीं था, अब है, राइट। तो ऐसे सब सिचुएशंस में इसको रिनेगोशिएट करना चाहिए। तो डिमांड चली आ रही थी और अब तो मतलब सस्पेंड ही किया गया है इसको। ठीक है। अगर हम बेलग्रेड समिट की बात करें जहाँ पे ऑफिशियल सॉर्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हुआ, राइट, नॉन अलाइंड मूवमेंट का, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी या मीटिंग समिट थी, राइट। अगर हम इस बुक में पहला ही चैप्टर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, राइट, सुमित गांगुली का इंडियाज फॉरेन पॉलिसी करके जो बुक है। तो इसमें अगर हम पढ़े तो इसमें इन्होंने क्या किया है, किसी भी मतलब किसी भी इवेंट की, किसी भी फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन की, किसी भी दो कंट्रीज के बीच का अगर रिलेशन देखना है तो उसको अगर स्टडी करना है तो 3 लेवल्स पे इसको सॉर्ट ऑफ डिकंस्ट्रक्ट किया है। तो एक तो है सिस्टमेटिक लेवल। तो सिस्टमेटिक लेवल पे देखें तो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, वहाँ पे यूएस ट्राई कर रहा है अलग अलग कंट्रीज उसके मतलब इन्फ्लुएंस के अंडर आए। यूएसएसआर ट्राई कर रहा है अलग अलग कंट्रीज उनके इन्फ्लुएंस के अंडर आए। ऐसी सिचुएशंस में बहुत सारे नए नए देश, इनको फ्रीडम मिल रहा है, या बहुत सारे देशों का स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम मिलने के लिए। अभी भी पोर्तुगीज हो या मतलब फ्रेंच हो या अलग अलग, अभी भी यूके की कुछ कुछ कॉलोनीज थी, राइट। तो बेल्जियम का लगभग कॉन्गो के ऊपर कंट्रोल था ही था। तो ऐसे सब सिचुएशंस में स्ट्रगल चल रहे थे। तो ऐसे इतने सब स्ट्रगल के बाद फिर से किसी ब्लॉक का पार्ट बनना या फिर से अपना फ्रीडम को गंवा देना, तो ये सब सिस्टमेटिक लेवल पे क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही थी। नेशनल लेवल पे कौन सी चीज़ें थी तब नेशनल लेवल पे, हमारा खुद का इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल का जो भी वैल्यूज प्रिंसिपल्स, गांधीयन नॉन वायलेंस, या जो भी टूवर्ड्स फ्रीडम जो भी हमारा एम रहा है, राइट। तो इसको अगर हम देखें तो नेशनल लेवल पे ये तो था ही। और फिर बाद में एज अ पर्सनल लेवल पे नेहरू, उनका विजन, उनके एम्स, राइट, वो सॉर्ट ऑफ देख रहे थे कैपिटलिज्म को, वो एक सॉर्ट ऑफ कोलोनियलिज्म या इम्पीरियलिज्म से कनेक्ट करके करते देख रहे थे, राइट। और ऐसे में वो तो नहीं चाहते थे बिल्कुल कि किसी एक ब्लॉक का पार्ट बने। तो उनके जो पर्सनल वैल्यूज थे तो वो कैसे शेप करते, तो किसी भी फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन को 3 लेवल पे डिकोड किया जा सकता है, राइट। तो इस टाइप से देखते हैं, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि ये सब नेहरू तब ये स्पीच दे रहे थे और बाद में ये कॉन्फ्रेंस, राइट। We call ourselves non-aligned countries. The word non-aligned may be differently interpreted, but basically it is used with the meaning of being non-aligned with the great power blocks of the world. Non-aligned has a negative meaning, but if we give it a positive connotation, it means nations which object to lining up for war purposes to military blocs, to military alliances, and the like. We keep away from such an approach, and we want to throw our weight in favor of peace. Millions of people believe in what is called capitalism. Millions also believe in communism. But there are many millions who are not committed to either of these ideologies, and yet seek friendship with others, a better life,
and a more hopeful future. राइट। तो किसी भी मिलिट्री पैक्ट का या मिलिट्री अलायंस का पार्ट बन के या वॉर इन सब में इन्वॉल्व होके लास्टिंग पीस नहीं आने वाला है, राइट। तो किसी भी जो भी स्ट्रगल्स या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको कैसे पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए, तो पीसफुली सेटल करना चाहिए, यही मतलब एक एम के साथ ये सब कंट्रीज तब 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, अभी जो उसको हम सर्बिया कहते हैं, वहाँ पे सब इकट्ठा हो गई थी, राइट। और तो इसी इसमें बेलग्रेड डिक्लेरेशन फॉर डिसआर्मामेंट, एबोलिशन ऑफ कोलोनियलिज्म, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, इसके लिए साइन हुआ। पंचशील प्रिंसिपल्स को भी यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, राइट। और कोल्ड वॉर में एक सॉर्ट ऑफ, तभी केनेडी थे यूएसए के प्रेसिडेंट और क्रुश्चेव थे, राइट, यूएसएसआर के, दोनों को लेटर्स लिखे कि भाई पीसफुली एमिकेबली रिजॉल्व करो जो भी इश्यूज है, और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल प्रिवेंट करना चाहिए। और फिर चाइना के क्लेम को भी सपोर्ट किया था यूएनएससी में, राइट। तो इस तरह के अलग अलग रिजोल्यूशंस यहाँ पे बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में हमें देखने को मिलते हैं। यह अगर हम देखें कि भाई ये सब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है, तो बहुत सारे लोगों को मतलब अभी कंफ्यूजन होता है कि साउथ नॉर्थ क्या है। तो ग्लोबल साउथ हम यहाँ पे देखते हैं लगभग मैक्सिको से ये पूरा लैटिन अमेरिका है, राइट। तो यहाँ की सारी कंट्रीज, ये अगर आप ब्लू में देखोगे एक अभी भी वहाँ पे एक फ्रेंच कॉलोनी है, राइट। तो इसके बाद ये पूरा अफ्रीका, राइट, सिनाई पेनिनसुला से लेके पूरा यहाँ पे वेस्ट एशिया, राइट, चाइना, ये सब सेंट्रल एशिया, राइट, यहाँ से लेके ये सब हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी कंट्रीज को हम एज अ ग्लोबल साउथ मानते हैं या डेवलपिंग वर्ल्ड मानते हैं, और जो नॉर्थ है, राइट, तो इसको हम डेवलप्ड वर्ल्ड मानते हैं, राइट। तो ये जो पूरा नॉर्थ है, तो ये नॉन अलाइंड मूवमेंट एक्चुअली ठीक है, इसको हम और थोड़ा सा डेप में अगर इसकी स्टडी करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर्स थे, राइट। नासिर जो थे इजिप्ट के थे, क्वामे नक्रुमा गाना के थे, नेहरू तो हमारे थे ही थे, फिर सुकार्नो थे इंडोनेशिया के, एंड टीटो थे यूगोस्लाविया के, राइट। तो ये 5 फाउंडर्स जिनको हम देखते हैं एज अ फाउंडर्स, राइट। तो बांडुंग में उसका ओरिजिन देखने को मिलता है जो हमने अभी देखी, और फिर 61 बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में इसका एज अ फाउंडेशन ऑफिशियली हुआ है, टू सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज फ्रॉम इंपीरियलिज्म, कोलोनियलिज्म, न्यू कोलोनियलिज्म, फैसिज्म, रेसिज्म, किसी भी तरह का फॉरेन कंट्रोल नहीं होना चाहिए इसके अगेंस्ट, इसको डेविल्स बोलते थे, राइट। तो ये सब था। तो इसके अचीवमेंट्स क्या क्या रही है, एक तो डिसआर्मामेंट को हमने सपोर्ट किया है, डीकोलोनाइजेशन को, डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड, राइट। सो 1963 की जो पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी थी उसको सपोर्ट किया, उसके फ्रेमिंग में कंट्रीब्यूशन किया है, राइट। एक न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन होना चाहिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को सपोर्ट किया है, एंड ग्लोबल साउथ का जो भी एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। ये सब अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिजिम को ख़त्म करना है, उसके लिए भी हमने उस टाइम पे सपोर्ट किया। तो ये सब कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे, कुछ कुछ एजेंडा रहा नाम का। तो फेलियर यही है कि लैक ऑफ कलेक्टिव एक्शंस, बहुत सारे नेशंस थे, हर एक के परसेप्शन, हर एक का वर्ल्ड व्यू अलग था, सब लोगों को एक पेज पे लेके आना बहुत ही मुश्किल था, राइट। या हमें अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में भी दिखता है बाद में कैसे इजिप्ट ने साइड चेंज कर दिया, ये सब हुआ बाद में। एंड आर्म रेस तो थी, तो ये सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब रशिया यूक्रेन हो या ईरान पाकिस्तान हो, ये सब मतलब बहुत रीजनली भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, दो ये सब लोग कंट्रीज एक साथ थी। तो ये सब इश्यूज भी यहाँ पे हुए हैं, राइट। तो अभी भी नाम का बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसका रिलेवेंस अभी भी है क्या। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि अभी भी बहुत सारे ग्लोबल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो कोई भी एक कंट्री या कोई भी एक छोटा सा ब्लॉक नहीं इसको रिजॉल्व कर सकता है, राइट। तो अभी भी नाम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब कंट्रीज एक साथ आती है, वो एक कॉमन सॉल्यूशन स्ट्राइव करती है, क्योंकि ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है, क्लाइमेट चेंज हो, सी लेवल का राइज होना हो, या जो भी टेररिज्म है, तो ये सब कॉमन इश्यूज है। अभी जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो इसके लिए एक कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है, और नाम एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कलेक्टिव एक्शन लेने का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिस्कशन डिलिब्रेशन होता है, राइट। तो नए जो भी इश्यूज आ रहे हैं तो उनके लिए नाम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी भी
हम नाम का हिस्सा है या उस आइडियोलॉजी में या वर्ल्ड उस फ्रेमवर्क से हम देखते हैं, इसलिए अभी भी हम अलग अलग ब्लॉक्स में कंफर्टेबली डायनेमिकली बैठ पा रहे हैं, राइट? नहीं तो ये किसी भी बाकी के कंट्रीज के लिए नहीं ना पॉसिबल है कि आप ब्रिक्स में भी बैठो और आप बाद में फिर वहाँ पे G7 की मीटिंग्स में भी जाओ और फिर बाद में क्वाड में भी हिस्सा लो, राइट? तो ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमने ये हमारी ये लिगेसी रही है कि खुद की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको हम प्रिजर्व करते आए हैं, राइट? इसके बाद कॉन्गो में पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे गए, राइट? तो कॉन्गो की भी एक अलग हिस्ट्री रही है। कॉन्गो को जब फ्रीडम मिला तो शायद वहाँ पे बेल्जियन कॉलोनी थी वो, और वहाँ पे कतंगा करके एक कॉपर का बहुत ही जाना माना एक एरिया था जहाँ पे कॉपर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता था। तो उसको बाद में क्या हुआ कि वहाँ के एक लोकल लीडर्स को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करके बेल्जियन ने फिर से वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ कब्जे में रखने की कोशिश की, राइट? और तब इंडिया ने सपोर्ट किया कि नहीं नहीं भाई, पूरा इंटीग्रेटेड कॉन्गो एक साथ होना चाहिए, अभी भी वो मतलब सॉर्ट ऑफ उसके ऐसे अलग अलग हिस्से नहीं होने चाहिए। तो वो सब इसमें पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी, उसमें भी इंडिया का रोल बहुत ही बड़ा रहा है। उसके बाद गोवा लिबरेशन, ऑपरेशन विजय, राइट? तो यही था कि पहले सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने वहाँ पे अनशन किया, बहुत सारे रैलीज वगैरह की वहाँ पे, फिर पोर्तुगीज फोर्सेस ने फायर किया, लगभग 20 लोग मारे गए। उसके बाद लोकल, उसके फिर 1-2 साल में फिर लोकल्स के ऊपर भी फायरिंग हुई, कुछ लोकल्स भी मारे गए। फिर बाद में फिर हमें जब एक्शन लेने की बात आ रही थी तो कुछ भाई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, तब यूके ने भी अपोज किया, निक्सन ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया था तब कि कुछ ऐसा एक्शन ना हो। और तो भी मतलब हमने मिलिट्री एक्शन लिया और बाद में फिर गोवा 1961 में आज़ाद इंडिया का पार्ट बना, राइट? तो यहाँ पे भी वेस्ट हमेशा हमारा क्रिटिसिज्म करता आया है कि भाई आप नॉन वायलेंस पीस की बात करते हो और एक तरफ आप मिलिट्री फोर्स का यूज़ करके ये सब करते हो, लेकिन करते भी तो क्या करते, लगभग 14 साल से तो हम ट्राई कर रहे थे भाई कन्विंस करने को, भाई छोड़ दो। वो तो भी कुछ नहीं मान रहा है, जो भी पुर्तगाल वहाँ का जो भी शासन था, राइट? तो ये हमारे लिए फिर लास्ट रिसॉर्ट रहा था, राइट? और वो ऐसा लगभग बोलता था कि यहाँ पे मतलब जो भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और मतलब उस कंट्री के अंडर सेफ नहीं रहेगा वगैरह वगैरह वगैरह, और क्रिश्चियन प्रोविंस है। लेकिन ये हाइड करता था कि लगभग 60% पॉपुलेशन वहाँ का हिंदू था, राइट? तो बहुत सारे बाकी के रीजन्स थे, वहाँ की मूवमेंट, ये सब स्टार्टिंग में ऐसे सोचा इंडिया ने कि वहाँ पे इंटरनली मूवमेंट होगी, वो प्रेशर बनाएगी, एक मतलब पब्लिक का एक व्हील बनेगा, राइट? और पॉपुलर प्रेशर के अंडर फिर डिसीजंस होंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो ऐसे सब सिचुएशंस में लिबरेशन ऑफ गोवा भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा है। ये बाद में फिर जब गोवा को पूरा लिबरेट किया गया। इसके बाद सीनो इंडियन वॉर, ये भी एक बड़ा इशू रहा, राइट? और इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म बहुत सारा होता है। अगर आप इस बुक में देखें तो इसमें ऐसे ही लिखा है कि मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक फेल्योर रहा है रियलिस्टिकली देखने, हम नहीं देख पाए, या हमारी आर्मी तब इल ट्रेंड थी, या प्रॉपर उस हाई लेवल हाई एल्टीट्यूड पे अच्छे से फंक्शन कर पाने के लिए सही से मतलब ट्रेनिंग नहीं थी, या एक इंटेलिजेंस फेलियर भी रहा, या पूरा एक कमांड का एक सिविलियन और मिलिट्री दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन तब नहीं इस्टेब्लिश हो पाया था, या अलग अलग इश्यूज भी थे, राइट? तो ये हमें देखने को मिलता है। और ये अगर हम बिपिन चंद्रा का बुक देखें और इसमें अगर हम अ, इसको अगर सही से देखें तो एक तो ये एलिगेशन होता है कि मिलिट्री स्पेंडिंग इतने नहीं थे, तो यहाँ पे इसको इन्होंने ऐसे काउंटर किया है कि अ, जब हमें फ्रीडम मिला तो लगभग हमारे 2,80,000 लगभग सोल्जर्स थे, और 1962 के हमारे लगभग डबल हुए थे, 5,50,000। एयरफोर्स में भी हमारी लगभग तब 7 कॉम्बैट स्क्वाड्रंस थी 1947 में, और 1962 में वो 19 हुई थी, राइट? 19। और लगभग इसी फोर्स के साथ हमने 65 का वॉर जीता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ कमी रह गई थी। एक तो हमारा बजट भी कम था, तो अगर ये सब मिलिट्री स्पेंडिंग में ज़्यादा हम स्पेंड करते तो फिर हम हमारे यहाँ पे आईआईटीज आईआईएम्स और ये सब भाखड़ा नांगल डैम्स इंडस्ट्रीज बोकारो या ये सब स्टील प्लांट्स,
राइट। ये सब कैसे होते, तो हमारी तब डेवलपमेंटल नीड्स थी, राइट। तो ऐसे सब सिचुएशंस में देखा गया है इसको। और जनरल थिमैया भी थे, उन्होंने भी बिलीव किया था कि टोटल वॉर विद चाइना वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम, क्योंकि चाइना के साथ, चाइना तो वाज क्लोजली अलाइंड विद यूएसएसआर, राइट। तो हम ये भी एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे थे कि यूएसएसआर और चाइना के बीच में कैसे रिलेशंस चल रहे हैं, क्या उनमें कितनी क्लोजनेस है या खटास है, जो भी है। तो अलग अलग लेवल्स पे फेल्यूर्स थे। तो lack of proper system of higher defense command and management, there was no system of defense planning, there was no structure of civil military relations, right, वो भी relations flawed थे। उसके बाद chief of staff were not integrated into the civilian policy making structure। तो ये सब यहाँ पे रहे हैं। नेहरू भी उस टाइम पे लगभग 1959 से वार्न करते आ रहे थे कि अब ट्रबल्स विद चाइना। ऐसे नहीं कि उनको नहीं पता था या वो वार्निंग नहीं दे रहे थे उस टाइम पे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं एंटिसिपेट किया था। उनको लग रहा था कि छोटे मोटे स्कर्मिशेस होते रहेंगे, छोटे मोटे इधर उधर कुछ होता रहेगा, लेकिन किसी ने भी ये नहीं एंटिसिपेट किया था कि सीधा चाइना अटैक कर लेगा और इतना अंदर इन्वेड करके आएगा। तो ये एक सरप्राइज शॉक ही था सबके लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको देखा गया है। और उसको इसके रीजंस देखे तो इसमें यही है कि मतलब इसमें इंडिया से के साथ इतना कुछ ज़्यादा लेना देना था नहीं। एक्चुअली चाइना को खुद को इस्टेब्लिश करना था, खुद के पोस्चर को इस्टेब्लिश करना था। और इंडिया का हमेशा से ये पोजीशन रहा है कि चाइना को आइसोलेट ना करे, उसको भाई ले लो, उसको जब वो इंटीग्रेट हो जाएगा वर्ल्ड सिस्टम में, तब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तब वो रिस्पॉन्सिबली बिहेवियर करेगा। अगर उसको आइसोलेट करके रखा जाए तो वो फिर कैसे भी एक्शंस लेगा, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में हमारी हमेशा कोशिश रही थी कि उसको इंटीग्रेट करे वर्ल्ड सिस्टम में, इसलिए हमने उसको हम मतलब इंडिया वाज अ फर्स्ट वन ऑफ फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज चाइना। बाद में हमने बहुत सपोर्ट किया कि उसको यूएनएससी में जो मतलब अब आपका जो ताइवान है या उस रिगार्डिंग उसकी जगह पे भाई उसको अंदर लिया जाए या उसको रिकॉग्नाइजेशन मिले। उसके बाद हमने ही उसको बॉर्डर कॉन्फ्रेंस में या बाद में फिर बेलग्रेड में इंट्रोड्यूस किया था सबके साथ। तो ऐसे सब सिचुएशंस में एक हमारा तो बेटर ट्रस्ट जो था उसका तो बेट्रायल ही किया है, सॉर्ट ऑफ बेट्राई किया है मतलब चाइना ने, लेकिन हम ये एंटिसिपेट सही से नहीं कर पाए थे, राइट। तो ये सब भी रीजंस वहाँ पे थे। चाइना में अलग अलग इश्यूज डोमेस्टिक चल रहे थे, उनको वहाँ से ध्यान हटाना था, या बाद में चाइना और सोवियत के बीच में वहाँ पे बॉर्डर पे अलग अलग इश्यूज हो रहे थे। तो ऐसे सब सिचुएशंस में चाइना को डर लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट होता जा रहा है, और वो उसको नहीं चाहिए था, राइट। इंडिया का एक तरफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, ये सब नए नए एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में इंडिया का एक अलग लेवल पे राइज हो रहा था। तो हमारे कॉन्फिडेंस को कहीं तो ठेच पहुंचाने के लिए या वो बबल जो था उसको बस्ट करने के लिए चाइना ने ये स्टेप्स लिए, ठीक है। India was rightly regarded the country which stood for peace. We had become standard bearers of peace in the world. But weakness goes ill together with peace. Peace can be secured by strength and endeavor, and not by complacency. That way alone can peace be secured in the world, and our voice can be heard with respect. The government of India is determined to seek all peaceful avenues of settlement of the Sino-Indian differences on the border question, while taking necessary precautions against the repetition of the events of October and November 1962. It continues to follow the policy of non-alignment, peaceful coexistence, and development in peace and freedom. I invite all of you, to whatever religion or party or group you may belong,
to be comrades in this great struggle that has been forced upon us. I have full faith in our people and in the cause and in the future of our country. Jai Hind. तो इस तरीके से इसके बाद लगभग वो सदमा इतना बड़ा था कि दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज कि नेहरू की सडन बाद में 1964 को नेहरू जी की डेथ हुई, राइट। तो ये सब ओवरऑल इवेंट्स रहे हैं इस दौरान। राइट, तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो अगर एनालाइज किया जाए तो इंडिया यूएसए के बीच में रिलेशंस कैसे रहे, इंडिया यूएसएसआर के बीच में रिलेशंस कैसे रहे, फिर हमारे नेबर्स के साथ रिलेशंस कैसे रहे, फिर नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका हो या पाकिस्तान, चाइना हो, तो उस टाइप से देखा जा सकता है। इसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ आपके लिए, इसमें जो चैप्टर है, राइट। तो पहले हम देखते हैं इंडिया यूएसएसआर, सॉरी इंडिया यूएसए के बीच में, राइट। तो हम नॉन अलाइंड कंट्री थे, इसका मतलब ये नहीं था कि हम यूएसए के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं चाहते थे। हम तो डिजायर कर रहे थे कि उनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हो, क्योंकि हमें फूड की जरूरत थी, बहुत सारे ड्रॉट इश्यूज थे, हमें नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, राइट। बाद में हमें जो ग्रीन रिवोल्यूशन करना था, राइट, उसमें हमें हेल्प चाहिए थी, राइट। तो बहुत सारे मोरल सपोर्ट चाहिए था, राइट। हमारे नेशन के डेवलपमेंट में उनका हेल्प असिस्टेंस चाहिए था। तो ये सब तो थे। तो ऐसे नहीं था कि हमें यूएसए की हेल्प नहीं लेना चाहते थे या हम उनसे फ्रेंड बनना चाह रहे थे। लेकिन सबसे पहला शौक कश्मीर इशू का था हमारे ऊपर, क्योंकि कश्मीर इशू पे लगभग यूएसए का जो स्टैंड था, राइट, उससे थॉट ऑफ हमें शौक मिला, राइट। फिर बाद में जो भी यूएन मीडिएशंस हुए उसमें भी लगभग यूएसए ने सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान को फेवर किया था, राइट। पाकिस्तान के साथ जो भी उनके आर्म्स डील हो रहे थे, पाकिस्तान को जो भी आर्म्स सपोर्ट किया जा रहा था, तो बोला तो ये जा रहा था कि ये जो आर्म्स है वो पाकिस्तान यूज नहीं करेगा इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन पाकिस्तान यूज करता आया है, लगभग अब तक यूज कर रहा है, राइट। तो ये सब भी था। यूएस ने भी ऐसे एंटिसिपेट नहीं किया था कि इंडिया चाइना को रिकॉग्नाइज कर लेगा, तो ये भी एक हमारी तरफ से भी एक बड़ा इशू उनको लग रहा था, राइट। बाद में फिर सेटो, सेंटो, ये सब आर्म पैक्ट्स, उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट जो भी है। फिर बाद में गोवा इशू पे भी यूएसए ने पोर्तुगीज गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, हमें नहीं, राइट। तो दोनों के वर्ल्ड व्यूज और परसेप्शन ही उस टाइम पे अलग अलग थे, राइट।
ऐसे लिखा है इसमें कि यूएसए को लग ही नहीं रहा था कि इंडिया एज अ कंट्री सस्टेन करेगा। उनको लग रहा था यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि भाई इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट झगड़े वगैरह हो जाएंगे, और वो एज अ मतलब उसको एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरफ इंडिया को देखने के लिए तैयार ही नहीं था, राइट। तो एक डीप रूटेड सस्पिशन था अबाउट रिएबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो एक सॉर्ट ऑफ प्रो कॉलोनियल ट्रेंड भी था अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट तब। जो भी फ्रेंच ब्रिटिश कॉलोनीज थी, पोर्तुगीज कॉलोनीज थी, उसको तो वो सपोर्ट कर रहा था, राइट, अफ्रीका में या इधर, मतलब जो भी थे, रोडेशिया, साउथ अफ्रीका, ये सब में। और हम तो मतलब उसको अपोज कर रहे थे, राइट। हमारा तो पूरा एंटी कॉलोनियल, एंटी इम्पेरियलिस्टिक स्टैंड था, राइट। हम रेसिज्म के अगेंस्ट थे, हम वहाँ पे अपेर्थाइड मूवमेंट जो थी उसको हटाने की बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका में। तो ऐसे सब सिचुएशंस में सॉर्ट ऑफ क्लैशेस थे यूएसए और इंडिया में। यूएसए में कुछ कुछ ऐसे लोग भी थे कि जॉन शोरनन कूपर है, सीनेटर फुलब्राइट है, जो कि प्रो इंडिया थे, और उनका भी रोल बाद में अच्छा रहा है। फिर जॉन के गैल्ब्रिथ करके 1961 में इंडिया पे यूएसए के एम्बेसडर थे, तो उनका रोल कुछ थोड़ा प्रो इंडिया था। और बाद में सीनो इंडिया वॉर में जो भी थोड़ी बहुत यूएसए से हेल्प मिली, तो ये इनके कारण मिली है, ठीक है। तो चाइनीज अटैक जो भी 1962 में हुआ, वो ड्रास्टिकली अल्टर्ड द सिचुएशन, राइट। और उसके बाद थोड़ा बहुत यूएसए के साथ संबंध हमारे थोड़े अच्छे हुए थे, राइट, फॉर टाइम भी। उसके बाद अगर इंडिया और यूएसएसआर का देखें तो बिगैन ऑन अ कूल नोट बट एंडेड अप एक्वायरिंग अ ग्रेट वार्मथ, राइट। सो स्टार्टिंग में कम्युनिस्ट एम्बिवेलेंस टुवर्ड्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब एक वो स्टैंड ही नहीं ले पा रहे थे कि क्या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करना है या नहीं करना है। यमन रॉय का उस टाइम पे लेनिन, ये सब वहां से वो आता है, राइट, वो पूरा। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो उस टाइम पे थी, वो तेलंगाना में जो स्ट्रगल चल रहा था, राइट, विद द स्टेट। तो इन सब सिचुएशन से स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी नहीं हुई थी, राइट। लेकिन बाद में फिर रिलेशंस थोड़े थोड़े अच्छे होते गए। हम्म, क्योंकि तब इंडिया ने कोई भी ऐसे सीटो सेंटो वगैरह ज्वाइन नहीं किया, फिर नॉन अलाइन मूवमेंट में हम हिस्सा रहे। तो एक एक था कि हम वेस्ट में तो नहीं जाना चाहते, वेस्टर्न ब्लॉक से तो कनेक्ट नहीं होना चाहते। तो लेकिन हम तब फ्री मिलिट्री एड वगैरह भी नहीं चाहते थे, राइट। तो हम किसी से फ्री मिलिट्री एड वगैरह भी नहीं ले रहे थे। तो ऐसे सब सिचुएशंस में मोस्टली स्टालिन के डेथ के बाद रिलेशन ज़्यादा अच्छे हुए हैं, राइट। क्योंकि स्टालिन के डेथ के बाद भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सॉर्ट ऑफ उस प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था यूएसएसआर ने। और उसने भी ये अडॉप्ट किया कि जरूरी नहीं है कि सारे रिजिम्स हमारे जैसे, मतलब यूएसएसआर में एक था ना कि वो कम्युनिस्ट रिजिम्स ही सब हो, तो जरूरी नहीं है, तो अलग अलग रिजिम्स भी होंगी, तो पीसफुली कोएग्जिस्ट किया जा सकता है। इस प्रिंसिपल को जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो तब जाके थोड़ा बहुत रिलेशंस बेहतर बने। और फिर बाद कश्मीर इशू पे इंडिया का सपोर्ट करता आया है तब, लगभग 1956 के बाद से यूएसएसआर, राइट। तो एक कॉमन स्टैंड बना अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। भिलाई स्टील प्लांट 1956 में यूएसएसआर का रोल इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन उसी टाइम हम ब्रिटिश से दुर्गापुर प्लांट में भी हेल्प ले रहे थे, जर्मन से रूरकेला के प्लांट में हेल्प ले रहे थे। हमने यूएसए की भी हेल्प मांगी थी बोकारो प्लांट ने, लेकिन यूएसए ने सही से कुछ नहीं किया। बाद में फिर वो भी हमें यूएसएसआर की हेल्प लेनी पड़ी। यूएसएसआर के साथ हम ऑयल एक्सप्लोरेशन साथ में कर रहे थे। तो 1973-74 में लगभग 30% ऑफ इंडिया सेल, 35% ऑफ इंडियाज ऑयल, 20% of our electrical power and 65% of our heavy electrical equipments and 85% of our heavy machine making machines are produced in a project set up with Soviet. तो इतना बड़ा रोल रहा है इंडिया में पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिश करने में सोवियत का, सोवियत यूनियन का, राइट। तो क्योंकि यूएसए ने कभी भी इतनी बड़ी एड या इस टाइप से इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने के लिए एड नहीं दी है हमें, ठीक है। तो इसलिए जो अभी भी जो ट्रस्ट का एक सॉर्ट ऑफ रहता है ना कि ट्राइड एंड ट्रस्टेड जो फ्रेंडशिप है वो यूएसएसआर के साथ है, राइट। When relations between India and China began to deteriorate from 1959 with Dalai Lama seeking refuge in India and military clashes in the Sino-Indian border, the USSR did not automatically slide with the communist brother China. तो ऐसे नहीं है कि मतलब भाई सीधा मतलब वो चाइना के साथ हो गया। बाद में वो इवन सीनो इंडिया वॉर में भी 1962 के वो सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल रहा है यूएसएसआर। उसने चाइना को सपोर्ट नहीं किया है, मतलब एटलीस्ट मतलब ऐसे मतलब क्या बोलते हैं कि सीधा सीधा।
ठीक है। तो इंडिया में मिग एयरक्राफ्ट जो भी हमने बनाए हैं, राइट, इसमें भी यूएसएसआर का रोल रहा है। तो ऐसे सब सिचुएशंस में इम्पॉर्टेंट थी इंडिया यूएसएसआर के रिलेशन। बाद में फिर 1971 में इंदिरा गांधी जी के टाइम में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई, उसके बाद फिर 1970 वॉर में भी उनका रोल इम्पोर्टेंट रहा है। तो ये तो मतलब अब तक चलता ही है। हमारे लिए सबसे बड़ा शौक था जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सबसे रिलायबल सबसे ट्रस्टेड पार्टनर ही नहीं रहा। और वैसे वहाँ पे फिर थोड़ी बहुत हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई, वो पूरा मतलब बेस ही चला गया, राइट, हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस था। तो ये सब एटलीस्ट यूरोपियन टाइम्स में हमें देखने को मिलता है। रिलेशंस विद नेबर्स देखे तो अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ तो कुछ खास रिलेशंस थे नहीं, क्योंकि वो सब पार्टीशन और उसके बाद ये सब ठीक है। लेकिन विद नेपाल हमने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 में साइन की थी। भूटान के साथ हमने ट्रीटी साइन की थी, राइट। वहां से नेपाल को हमने अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस फॉर कमर्शियल ट्रांजिट दिया था, राइट। नेपाल की जो टोटल सॉवरनिटी उसको प्रोटेक्ट करना, या मतलब बहुत कंट्रीज एक दूसरे की सॉवरनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। बर्मा के साथ भी कोई बड़ा इशू ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, जो भी कुछ इश्यूज थे वो एमिकेबली सेटल किए हुए थे। श्रीलंका के साथ थोड़ा बहुत तमिल सेटलर्स वाला एक इशू था, लेकिन वो छोड़े तो बाकी के इतने ज़्यादा बड़े कोई इश्यूज नहीं थे। तो इम्पोर्टेंट अब बन जाता है पाकिस्तान और चाइना के साथ, राइट। तो पाकिस्तान के साथ तो हमने देखा ही पार्टीशन, उसके बाद कश्मीर इशू पे, फिर 1947-48 का वॉर, उसके बाद 1965 का वॉर। उनको लगा कि 62 में चाइना के साथ इंडिया का जो भी हुआ था हार, तो भाई ये तो मतलब घुटने पे आ गए, तो उनको लगा कि अब तो हम इजीली इंडिया को हरा सकते हो, खुद को ज़्यादा एग्जैजरेट उसमें देखा उन्होंने। फिर उसके बाद उनकी हार हो गई, फिर 71 का वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो ये सब हिस्ट्री पाकिस्तान के साथ रही है, राइट। तो यूएन में ये भी दो चीजें हुई थी, राइट, कि वहाँ पे प्लेबिसाइट होगा, लेकिन उसके लिए फिर पाकिस्तान अपने फोर्सेस को वहां से हटाएगा, लेकिन उन्होंने वो कभी नहीं हटाए। फिर वो नहीं हटाए तो कभी प्लेबिसाइट भी नहीं हुआ, और बाद में फिर कश्मीर के लोगों ने इंडियन जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, वहाँ के स्टेट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मतलब पूरा इंडिया से इंटीग्रेट ही हो गया है, राइट। सो ये प्लेबिसाइट का इशू ही इररिलेवेंट रहा, राइट, उसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो अभी भी कश्मीर इशू इज कंटिन्यूड टू नेडल बिटवीन दिस टू कंट्रीज, बट स्टिल बाद में फिर ताशकंद एग्रीमेंट वगैरह ये सब, राइट। चाइना के साथ भी हमने लगभग डिस्कस किया ही कि हम हमारे पहले हम कंट्री थे जो चाइना को रिकॉग्नाइज किए, उसके बाद बहुत फ्रेंडली रिलेशन से स्टार्ट हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई, राइट। पंचशील एग्रीमेंट्स भी हुए बाद में, लेकिन फिर जब दलाई लामा आए तो थोड़ा बहुत इश्यू स्टार्ट हुए। उसके बाद फिर चाइना को देखा नहीं जा रहा था इंडिया का बढ़ता पोस्चर, राइट, इंडिया के बढ़ते फ्रेंड्स, एक लीडरशिप का रोल, राइट। वो खुद को एक आइसोलेट फील कर रहा था, और उसमें उसी चक्कर में उसने फिर अटैक कर दिया, राइट। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, आई कोट, द इंडियन आर्मी कमांडर इन नेपा फ्लेड विदाउट एनी एफर्ट्स एट रेजिस्टेंस, लीविंग द डोर वाइड ओपन फॉर चाइना टू वॉक इन। तो यहाँ पे बिपिन चंद्र ऐसे लिखते हैं कि लगभग 7 डेज तक तो एटलीस्ट उनको रोक के रखा जा सकता था, इतना फोर्स है, इतना वो तब था, लेकिन पता नहीं तो उस टाइम पे के जो भी कमांडर्स थे वो तो अच्छे रेप्यूटेबल कमांडर थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया। तो इस टाइप से यहाँ पे बिपिन चंद्र लिखते हैं, राइट। तो क्योंकि वो लोग आए 24 आवर्स के अंदर वो वापस भी चले गए, राइट। मतलब अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने अंदर तक आए, लेकिन 24 आवर्स के अंदर वो पूरा फिर से पूरा छोड़ के वो वापस भी चले गए थे चाइनीज ट्रूस। तो उनको रोक के रखा जा सकता था, ऐसे ही यहाँ पे क्लेम किया हुआ है। तो जो भी इश्यूज होंगे, जो भी फेलियर्स रहे हमारे, ठीक है। तो एक सॉर्ट ऑफ शॉक तो था ही, बाद में बहुत सालों तक हमारे रिलेशंस टिल राजीव गांधी रिजिम ऐसे ही रहे, फिर बाद में बिल्कुल ही रिलेशंस नहीं थे इंडिया और चाइना के बीच में, राइट। नेहरू ऑल्सो अनेबल टू रिकवर फ्रॉम दिस शॉक, राइट। और मतलब उसी चक्कर में फिर जो भी वो प्रेशर, पहली बार नेहरू को क्रिटिसाइज किया जा रहा था इन डोमेस्टिक ऑल्सो, राइट। तो जो भी राइट विंग फोर्सेस थे, प्रो वेस्ट फोर्सेस थे, उन्होंने तो हेविली क्रिटिसाइज किया। हम्म।
सो हमारा हमेशा से स्टैंड ये रहा है कि चाइना शुड नॉट बी आइसोलेटेड एंड पुश्ड इनटू अ कॉर्नर बट शुड बी ब्रॉट इनटू अ कम्युनिटी ऑफ नेशंस एंड इट्स रिवोल्यूशन ह्यूमनाइज्ड। तो उसको ह्यूमनाइज करने की जरूरत है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने की जरूरत है, भाई उसको लेके आओ इनटू कम्युनिटी। लेकिन जब वो खुद को आइसोलेट फील करता है तो वो ऐसे कुछ इश्यूज करता है, राइट। तो आई कोट नेहरू जी को, उनका एक कोट था कि नो कंट्री दैट इज नॉट इंडस्ट्रियलाइज इज मिलिटरी स्ट्रांग टुडे एंड द रियल थिंग बिफोर अस इज टू स्ट्रेंथन इंडिया इंडस्ट्रियली एंड नॉट सुपरफिशियली बाय गेटिंग एन ऑड गन्स और एन ऑड एयरक्राफ्ट्स, राइट। तो पाकिस्तान इज ऑलरेडी हॉस्टाइल, इंडिया डिड नॉट नीड अनदर नेबर एज एन एनिमी। Preparing for war on two fronts would have meant an end to development. Therefore, the conflict, even if inevitable, should be delayed as much as possible by adopting a friendly approach and asking others to do the same. For example, by trying to get China into the UN. तो ये सॉर्ट ऑफ हमारी उस टाइम पे एंटिसिपेशन था या इस टाइप का स्टांस रहा है, राइट। तो ये तो फेलियर्स वगैरह ये सब हमने डिस्कस किए ही थे। तो यहाँ पे क्या था रीजन, क्यों अटैक किया चाइना ने? तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि the cause of 1962 attack were related more to China's own compulsions that to anything that Nehru or India did or could have done, not being able to get the recognition of the US, a UN seat, leadership of Appalachia, Soviet support on the nuclear issue, or the border dispute with India, or a leftover turn took place in Chinese politics. By humiliating India, it wanted to show that India's policy of peace and non-alignment was not feasible, nor was the Soviet policy of peaceful coexistence. India would leave the policy of non-alignment under pressure and other countries of Asia and Africa would follow the Chinese lead. Thus, the cause of Indian military's humiliation could not be reduced to Indian foreign policy failure. It could only be characterized as one of those unforeseeable random events of history. ठीक है, तो इस तरीके से इसको देखा गया है। तो इसको ब्रॉडली हम ऐसे देख सकते हैं, ओवरऑल नेहरूवियन जो भी पॉलिसी रही हो, ठीक है। तो हमने लगभग इंडिया के फ्रीडम मिलने से तक लगभग अब 1964 को नेहरू जी की डेथ हुई, तो ये पूरा रिलेशंस देके, अलग अलग क्रोनोलॉजिकली इवेंट्स देके, उनके पीछे का कॉजेस, उनका सिग्निफिकेंस क्या रहा, वो भी हमने अच्छे से समझा। जानबूझ के वहाँ पे मैंने कुछ फुटेज दिखाए, फोटोज दिखाए, ताकि आपको वो अच्छे से उस कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करने में हेल्प हो। और ब्रॉडली फिर इंडिया यूएसएसआर, इंडिया यूएसए, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बर्मा, इंडिया श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इस टाइप से हमने इन शॉर्ट थोड़े थोड़े फिर से सॉर्ट ऑफ रिवीजन किया। यही कि आपको अगर आप ओवरऑल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी समझना है तो मैं कुछ सजेस्ट करूंगा बुक्स। तो एक तो ये है सुमित गांगुली का इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एक एडिटेड वॉल्यूम है जिसको एक सॉर्ट ऑफ सिस्टमेटिक एनालिसिस के साथ 3 लेवल्स पे, पर्सनल, नेशनल एंड सिस्टमेटिक लेवल, इस टाइप से हर एक इवेंट को अच्छे से एनालाइज किया है। ये एक बहुत अच्छा बुक है। उसके बाद डेविड मेलोने का ये एक बहुत अच्छा बुक है, डज द एलिफेंट डांस, ये भी बहुत अच्छा है, राइट। और उसके बाद पर्टिकुलरली नेहरू को अगर समझना है तो एक शशि थरूर का नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ये बुक भी बहुत अच्छा है, ये भी आप पढ़ सकते हो। या उनके ऊपर उनके पॉलिटिकल थॉट के इसके अंदर एक थॉमस पैंथम के अंदर एक अच्छा चैप्टर है, राइट, उनके पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे। और इसके बियॉन्ड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा, इसमें एक नेहरूवियन इरा के ऊपर पूरा पूरा एक यूनिट है, राइट, बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, राइट। उसके जो भी क्रिटिसिज्म थे, जो भी पॉजिटिव्स थे, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, एक बुक, इस बुक में भी इनिशियल ईयर्स, फिर नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी, नेहरू का जो भी प्लेस था, उसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स है, यहाँ से भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ये सब तो थर्ड पार्टी इन्वेंशंस हो गए, राइट। उसके बाद ये द आइडिया ऑफ इंडिया, सुनील खिलनानी, इसमें भी नेहरू एंड कंसेंसस, नेहरू के आइडियाज, डेमोक्रेसी से लेके ह्यूमन राइट्स तक उनके व्यूज, राइट, ये सब बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और मैं ऐसे कहूँगा कि कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या कोई भी रैंडम चीज़ें देख के आपको ओपिनियंस नहीं बनाने चाहिए। मतलब ये तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो अच्छे से, मुझे लगता है इसमें से बहुत सारे बुक्स आपको पता है ऑलरेडी, राइट। नेहरू को अगर और अच्छे से समझना है, उनके व्यूज को अच्छे से समझना है, राइट, तो एक इल इन्फॉर्म्ड या
कुछ भी मतलब अनफॉर्म डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो उनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे उनसे इंडिया के प्रति जो भी उनके व्यूज थे, वो इंडियन हेरिटेज, इंडियन सिविलाइजेशन को कैसे देखते हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स में, सीसैट में बहुत सारे पैसेजेस इस बुक से आते थे पहले, अभी नहीं पता मुझे, अभी मैंने ऐसे ट्रेस नहीं किया है। लेकिन फिर इनकी जो एन ऑटोबायोग्राफी है, इससे भी हमें अच्छे से सीखने को मिलता है। या उनके जो भी ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जो बुक है, ये भी बहुत अच्छा बुक है, जिसमें उन्होंने इंदिरा जी को जो लेटर्स लिखे थे, राइट। तो ये बहुत सारे बुक्स है, जिन बुक्स से आप नेहरू जी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, पॉजिटिवली नेगेटिवली बोथ। You all have right to have a disagreements, right, about his views or whatever his actions, right, but एक अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन वो हो, अगर वेल इन्फॉर्म्ड व्यू हो तो भी कुछ बात भी है। लेकिन बहुत ही सुपरफिशियली किसी का कहा सुना सुन के, इवन मैं जो कह रहा हूँ इससे भी अपना ओपिनियन नहीं बनाओ, खुद पढ़ो, खुद देखो, उनके व्यूज देखो, उनके स्पीचेस देखो। रिसेंटली नेहरू आर्काइव्स करके एक वेबसाइट भी लॉन्च हुई है, जहाँ पे उनके सारे लेटर्स, उनका सारा राइटिंग पब्लिकली अवेलेबल है। फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया पे नेहरू 1 2 3 4 करके 4 पार्ट्स में उनके ऊपर एक बायोग्राफिकल मूवी सॉर्ट ऑफ बनाई हुई है, राइट। तो बहुत कुछ अवेलेबल है अगर उनको जानना है, राइट। तो अभी भी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, राइट, इंडिया इज नॉट अ न्यूट्रल ऑन इंडिया इज ऑन अ साइड ऑफ पीस, तो ये सब कहाँ से आता है, राइट। तो इसको अगर हम देखें तो चलो यहीं पे हम अब एंड करते हैं। उसके पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी देख रहे हैं अब तक, मुझे पता है बहुत कम लोग होंगे जो एंड तक देख रहे हैं, तो ज़रूर आप जो भी नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही से कर रहे हैं कि नहीं, क्या मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, राइट। और यही सुन के हम इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। India's Prime Minister is greeted by UN officials as he arrives to address India's Prime Minister is greeted by UN officials as he arrives to address the General Assembly. Mr. Nehru says, the biggest question today is this question of war and peace and disarmament. There is no conflict between those. In fact, the whole atmosphere of the world will change if disarmament comes in and these present problems go towards solution. The choice offered to the world is cooperate or perish. The choice is of peaceful coexistence or no existence at all. सो क्या था, राइट, कोऑपरेट और पेरिश, राइट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और नॉट कोएग्जिस्टेंस एट ऑल। क्योंकि वॉर में अगर सब इन्वॉल्व हो गए तो कोई नहीं बचेगा, राइट। कोऑपरेशन के बिना कोई और रास्ता है नहीं, क्योंकि सबके प्रॉब्लम्स कॉमन है। सबको पॉवर्टी दूर करनी है, सबको बेकारी बेरोजगारी दूर करनी है, सबको इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं उनको रोकना है, राइट। सबको टेररिज्म को कंटेन करना है। तो कॉमन प्रॉब्लम्स है, उसके लिए कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। कोई भी एक कंट्री नहीं सॉल्व कर पाएगी ये सब इश्यूज, इसलिए पीसफुली हमें सबको एग्जिस्ट करना है, राइट। अदरवाइज फिर ऑल विल बी पेरिस्ड, right? So that's all. We'll meet in the next video.